Hello everyone, myself Chaudhary Shabina. Today we are going to continue with the chapter Health and Disease. Now today's topic is non-infectious disease. अब बच्चों ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझ लो एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है और आप जाते हो उसके पास, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, उससे बात करते हो, तो आपको भी डायबिटीज़ नहीं होगा। बट अगर ऐसे ही कोई इंसान जिसको कोरोना वायरस हुआ उसके पास कोई जाता है, बैठता है, उससे बातें करता है, खा रहा है, पी रहा है, उसके साथ में डेफिनेटली उसको भी क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस हो जाएगा। तो इन डायबिटीज़ सिनेरियो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को बीमारी नहीं हुई। बट वहीं हमारे कोरोना वायरस के सिनेरियो में ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे को बीमारी हो रही है। तो जो डायबिटीज़ है वो एग्जाम्पल है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का, मतलब ये नॉन कंटेजियस डिसीज़ है, एक दूसरे से मिलने बात करने से बीमारी एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती। अब बच्चों इसमें से हमें बहुत सारी बीमारी दी हुई है पढ़ने के लिए, उसमें से सबसे पहली है कैंसर। अब कैंसर क्या है, कैंसर होता कैसे है, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। जैसे कि घर बनता है ब्रिक से, ईंटों से, वैसे हमारी बॉडी बनी हुई है बहुत सारे सेल्स से। मिलियन ट्रिलियंस में हमारे बॉडी के अंदर सेल होते हैं। आप एक पेन ले लो, पेन का टिप ले लो, उस टिप को अपने फिंगर के नीचे रखो, उसी टिप के ऊपर हमारे स्किन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल होते हैं। आप समझ सकते हो कि हमारे अंदर कितने ज़्यादा सेल हैं। बच्चों अब ये सेल हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल हमारे बॉडी में 7 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, फिर ये मर जाते हैं, फिर नए सेल आते हैं, फिर ये सेल मर जाते हैं, फिर ये सेल नहीं आते। ऐसे ही ये प्रोसेस हमारे बॉडी में हमेशा चलते रहता है। अब बच्चों ये कैंसर कैसे होता है? अब ये जो सेल होता है ना, इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। अब ये डीएनए कॉपिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और जब हमारी बॉडी थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देती है तो वो सेल थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो उतना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता जितना अच्छा हमारा बाकी सेल कर रहा है। तो वो जो सेल है समझ लो वो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। अब क्या होगा अगर हमारी बॉडी या हम कुछ ऐसा कंज्यूम करते जो हार्मफुल हो हमारे बॉडी में, जैसे कोई सिगरेट पी रहा होता है या फिर अल्कोहल पी रहा होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनके बॉडी में ऐसे सेल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके डीएनए में प्रॉब्लम होता है, उनके डीएनए कॉपिंग में, सेल के डीएनए कॉपिंग में प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्या होता है वो सेल प्रॉपर नहीं बनता जितना अच्छा उसको होना चाहिए, और जब वो सही नहीं बनता तो वो सही फंक्शन नहीं करता, और ऐसे सेल धीरे 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 करके हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। अब बच्चों समझ लो कि ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे और सेल आ जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेल आ गए। अब जब ये बहुत सारे सेल्स आ गए तो ये बॉडी में क्या हो गया, एक गांठ ट्यूमर की तरह बन गया, ठीक है। और जैसे ही ट्यूमर की तरह बनता है, अगर उसी स्टेज पे अगर हम इसको ऑपरेशन करके ना निकाल दें, या हमें मालूम नहीं पड़ा कि हमारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए जानलेवा है, तो हमें कैंसर हो जाएगा। अब बच्चों ट्यूमर तक हम इसको अपने बॉडी से निकाल सकते हैं। ट्यूमर के बाद क्या होता है, अगर तब तक आपने नहीं निकाला, आपका स्टेज मालूम, आप सब सुनते हो स्टेज 3 पे कोई बच नहीं पाता, स्टेज 1 है तो रिकवरी हो जाती है, राइट। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, अगर आपको अर्ली एज में मालूम पड़ जाए कि हाँ मुझे ये बीमारी है, तो आपके बचने के चांस 90% हो जाते हैं। वेयर एज अगर आप 3rd स्टेज पे जा रहे हो तो आपके बचने के चांसेस 10% भी नहीं होते हैं। तो बच्चों जब बॉडी में ये सेल्स जमा होने लग जाते हैं तो ये सेल ख़राब सेल्स हैं, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे सेल नहीं हैं। तो ये सेल धीरे 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 अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, समझ लो हमारे बॉडी में रह के हमारे अगेंस्ट ही समझ लो ये प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अब बंडल में बन गए, एक बंडल बन रहा है, समझो लंप बन रहा है। अब ये जो लंप है ना, इस स्टेज तक जब तक वो ट्यूमर है तब तक ये प्राइमरी स्टेज पे है, मतलब ये कैंसर प्राइमरी स्टेज पे, इसे हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। बट फिर क्या होता है, फिर ये जो सेल्स है ना, जितने अच्छे से ये लोग मिले थे ना, उतने अच्छे से ये लोग
बॉडी से निकल जाते हैं और निकल के हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। और जैसे ये ब्लड में पहुंच जाते हैं ये सेकेंडरी स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे जैसे ये सेकेंडरी स्टेज पे जब आ गए तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद में बचना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जितना आपके पास 90% बचने के चांसेस थे, अब आपके पास 50 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सेल जो नहीं बराबर वो उसके अंदर डीएनए में प्रॉब्लम था, वो सेल हमारे लिए प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता और ऐसे सेल जमा हो जाते हैं और एक लंप बना लेते हैं। बाद में ये लंप टूट जाते हैं और हमारे ब्लड्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं और बाद में कहीं और भी ऑर्गन्स में अपनी ग्रोथ करना चालू कर देते हैं। और इसी रीजंस की वजह से क्या हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है अगर उन्होंने टाइम पे अपना क्योर नहीं किया तो। अब बच्चों कुछ टेक्स्ट बुक में दिया गया उसको देख लेते हैं। क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, अनकंट्रोलेबल एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ। अब ये नॉर्मल तो नहीं है ना, हमारा सेल एक एक है, पर अब ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल है, दूसरा सेल यहाँ होगा, तीसरा सेल यहाँ होगा। अब ये क्या है, ये तो अब नॉर्मल है ना, हमारे सेल्स ऐसे नहीं होते कि एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है, एक लंप बना ले, ऐसे नहीं होते हैं। तो ये वाला है अब नॉर्मल और ये अनकंट्रोलेबल है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको बोल नहीं सकते कि तू रुक जा, ठीक है। तो ये क्या है, अनकंट्रोलेबल है और ये है हमारा कंट्रोल, मतलब ये तो हमारा नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है या अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था, अनकंट्रोल एंड अब नॉर्मल सेल ग्रोथ इसकी हमारे लिए अब नॉर्मल हो जाती। नॉर्मल तो कुछ ऐसा था, अब नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाता है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मैलिजेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर बन गया है ना, इसको हम बोलते हैं मैलिजेंट ट्यूमर। ग्रुप, ये ग्रुप में आ जाते हैं या लंप जैसे बन जाते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं गांठ जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसको अगर टाइम रहते निकाल दो तो आप सबसे बड़ी बीमारी से बच जाओगे। नाउ थर्ड पॉइंट is cancer can occur in various organ like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, यूट्रस एक्सेट्रा। कैंसर हमारे बॉडी के बहुत सारे किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ठीक है, किसी को मल्टीपल ऑर्गन में भी हो सकता है। कैंसर जो है ये हमारे बॉडी में बहुत जल्दी फैलने लग जाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें अगर कोई भी बीमारी का सिम्टम नज़र आता है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से, हमारे कोई भी बीमारी हो बच्चों, सिर्फ कैंसर नहीं, कोई बीमारी हो तो हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। जितने अर्ली स्टेज पे हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे उतने बड़े खतरे से हम हमेशा बचे हुए रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट स्टेज पे जाऊँ, लास्ट स्टेज पे डॉक्टर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और ये बहुत सारे ऑर्गन्स में होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये लोगों का लंग्स पे कैंसर बहुत जल्दी हो सकता है। तो ऐसे इंसान को मालूम भी होता है, सिगरेट्स के पैकेट्स पे होता है, बट लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बट यही चीज़ें जानलेवा हो जाती हैं हमारे लिए। अब रीज़न क्या है, रीज़न देख लेते हैं हम, कैंसर क्यों होता है। कंजम्पशन ऑफ टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेट्रा। मैंने भी आप लोग को बोला, जो लोग ज़्यादा तंबाकू खाते हों, गुटखा खाते हों एंड टबैको खाते हों, और अल्कोहल स्मोकिंग करते हों, ये लोगों के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको कैंसर और बहुत जल्दी हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर बैड सेल्स को रिप्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। अब बच्चों फाइबर कंटेंट लैक कैसे होगा, अगर आप प्रॉपर फ्रूट नहीं खाते होंगे, प्रॉपर वेजिटेबल नहीं खाते होंगे खाने में, तो आपके अंदर फाइबर का कंटेंट कम रहेगा, और अगर फाइबर का कंटेंट कम रहेगा तो आपको कैंसर हो सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी और को, जैसे कि किसी के मॉम डैड को अगर कैंसर है तो उसके बच्चों को भी होने के चांसेस है कि उनको भी बाद में इन फ्यूचर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको भी चांसेस है कि उनको भी कैंसर हो सकता है। एंड जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड खाना भी एक रीज़न हो सकता है जिससे आपको कैंसर हो, तो जंक फूड से दूर रहो।
नाउ अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होता है। बच्चों सिम्टम्स क्या है? सिम्टम सबसे मेन है। अगर आपको सिम्टम पता होगा और आपको ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो आप अर्ली एज पे जाके फटाफट उस बीमारी का पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी, और उस हिसाब से उसका क्योर करवा सकते हैं। तो सिम्टम्स देखते हैं हम कैंसर के क्या क्या है। क्रोनिक कफ, कफिंग होती है। क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मल एक तो होता है, एक थोड़ा बहुत होता है, और क्रोनिक मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा कफिंग, नॉर्मल से भी ज़्यादा कफिंग। होर्स वॉइस, वॉइस में चेंज आ जाता है, होर्स की तरह वॉइस हो जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, कुछ भी खाते वक्त स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कैंसर पेशेंट्स को। इनक्योरेबल स्कार, अगर इनको स्कार आ जाता है तो वो इनक्योरेबल होता है, वो क्योर कर ही नहीं पाते हैं लोग। तो अगर इनक्योरेबल स्कार हो, स्वेलो करने में डिफ़िकल्ट हो, होर्स वॉइस जैसा हो जाए, क्रोनिक कफ आ रहा हो, तो हमें ऑन द स्पॉट टेस्ट करवा लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लंप इन ब्रीस्ट। ब्रीस्ट मतलब हमारा चेस्ट रीजन, वहाँ पे अगर कोई लंप है तो भी आपको फील हो जाए अगर, तो आपको फिर भी डॉक्टर से कंसर्न लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब कैंसर का ही हो, बट फिर भी आप डॉक्टर से अगर जान लोगे तो आपको सबसे ज़्यादा ईजी वही रहेगा, क्योंकि आपके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी वो चीज़। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, ठीक है। जो कैंसर पेशेंट है ना, इनका वेट लॉस बहुत जल्दी देखा जाता है। ये अनएक्सप्लेन्ड है, क्यों होता है ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो फाइनल स्टेज पे जो पेशेंट पहुंच जाते हैं उनके लिए आज तक कोई दवा भी नहीं बन पाई है। तो ये बहुत डेडली डिसीज़ है, इससे हम बचना चाहें अगर तो हमें स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, ये सारी चीज़ें से एकदम दूर रहना चाहिए। हेल्दी खाना खाना चाहिए, यही हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड डिसीज़, डायबिटीज़। अब बच्चों डायबिटीज़ कैसे होता है, क्यों होता है, आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, बट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, ये सब शुगर कंटेन करता है, और ये सब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो जो पेनक्रियाज होता है हमारा, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम होता है इंसुलिन। अब ये जो शुगर होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज के ही यूज़ करके क्या करती है, सारी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली करती है, ठीक है। ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हो गया, शुगर गया, शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब इंसुलिन उसको क्या करता है, ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, हेल्प करता है, ठीक है, शुगर को मतलब बॉडी से हटाने की धीरे धीरे करके, ताकि वो यूज़ हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब हम शुगर खाएं तो हमारे बॉडी में मेंटेन रहे शुगर लेवल, ज़्यादा कम कुछ ना हो, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी रीज़न की वजह से हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो हम डायबिटीज़ पेशेंट हो जाएंगे। मतलब अब हमारे बॉडी के अंदर शुगर जो जाएगा, अगर जो हम समझो आइसक्रीम खाते हैं या फिर कुछ और खाते हैं, अब वो शुगर हमारे अंदर गया, अब इस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद में कोई भेजने वाला ही नहीं है, कोई उसको शुगर को कम करने मतलब उसको बॉडी से यहाँ वहाँ करने वाला ही नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर 1-2 दिन के बाद में हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा शुगर लेवल हो जाएगा कि हम शुगर लेवल की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास इसकी मेडिसिन है, अगर हम शुगर कंट्रोल करके रखें, थोड़ा बहुत शुगर अगर कहीं खा भी लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत खा लें और हम मेडिसिन लेते रहे तो हमें कुछ नहीं होगा। बट शुगर पेशेंट्स को एकदम से अपने लाइफ से शुगर को निकालना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूसेस इन पेनक्रियास कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी। जैसे मैंने आपको बोला था, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, वो जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, वही हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर ये ख़राब हो गया तो फिर कोई मेंटेन करने वाला नहीं होगा, और कोई मेंटेन करने वाला नहीं होगा तो हम डायबिटीज़ पेशेंट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इफ़ इंसुलिन सिक्रेटेड इज़ लो इन क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। अगर इंसुलिन सिक्रेट जो हो रहा है वो कम है और हमारा शुगर ज़्यादा है, तो आप ही सोचो कैसे बैलेंस होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका लेवल कंट्रोल नहीं होगा और शुगर ज़्यादा हो जाएगा हमारे बॉडी में, और इसी की वजह से अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो गया तो हम मर भी सकते हैं। अब डायबिटीज़ किस रीज़न की वजह से होता है बच्चों, ये हेरिडिटी की वजह से भी होता है।
अब हेरिडिटी फॉर का मतलब क्या है, अगर आपके या किसी के भी मॉम डैड को है, ठीक है, अब वो मॉम डैड को है तो उसके बच्चे को भी, अगर उसके 2 बच्चे तो शायद उसमें से एक बच्चे को तो हो ही जाए, ठीक है, क्या, डायबिटीज़, अगर उसके मॉम या डैड में से किसी को भी डायबिटीज़ है तो। अब दूसरा पॉइंट है ओबेसिटी। अब बच्चों ओबेसिटी क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज जो होता है ये हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, जैसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। बट अगर ग्लूकोज का ही, जैसे कि आप देखो, नीड नहीं है हमें, ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा कुछ खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो हम ओबेस हो जाएंगे। तो अगर हमारे बॉडी में शुगर जाते रहा है जाते रह रहा है जाते रह रहा है तो ग्लूकोज का उतना काम नहीं जितना शुगर हमारे बॉडी में जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हम ओबेस होंगे, हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा और फिर दूसरे दिन में हम उतना ही शुगर खाएंगे तो क्या करेगा, इंसुलिन कितना काम करेगा। तो ओबेसिटी भी एक रीज़न है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन उसकी वजह से कम हो जाता है, क्योंकि वो कर करके थक जाता है, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे फिर कम होने लग जाता है और इसलिए हमें डायबिटीज़ हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब बच्चों अगर जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होके रखा हुआ है इतना सारा, उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, अगर हम पूरा दिन सोए हुए हैं और खाए जा रहे मीठी चीज़ें खाए जा रहे हैं, तो आप ही बताओ हमारी बॉडी इसको बैलेंस कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो अगर हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, फिज़िकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे या फिज़िकली कोई काम नहीं कर रहे, मेहनत वाला काम, तो एनर्जी यूज़ कहाँ होगी, कहीं यूज़ नहीं होगी, हमारे बॉडी में ही स्टोर रहेगी। दूसरे दिन हम फिर से कुछ खा लेंगे, फिर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या है, कि तब हमें जाना चाहिए चेक करवाने कि क्या मुझे शुगर है या नहीं। तो सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है रात में तो एक रीज़न हो सकता है कि आपको जाके इसे चेक करवाना चाहिए। ओबेसिटी हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो ये दोनों ही रीज़न है, या तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लग जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट या फिर बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने लग जाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी सिम्टम हो या और यूरिनेशन, रात में बहुत ज़्यादा आपको यूरिनेट करने की नीड पड़ती है, तो आपको डॉक्टर से एक बार विज़िट कर लेना चाहिए, मिलने। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड डिसीज़। तीसरी बीमारी है हार्ट डिसीज़। हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, राइट, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। अब बच्चों हार्ट डिसीज़ कैसे होता है, क्या रीज़न्स है इसके होने के, क्या सिम्टम्स हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमारा जो हार्ट है वो हमेशा पंप करते रहता है, ब्लड्स लेता है, ब्लड रिटर्न करता है बॉडी में, ब्लड लेता है, ब्लड रिटर्न करता है बॉडी में। तो बच्चों ये जो ब्लड लेता है और रिटर्न करता है, ये नर्व, मतलब नस जो होती है, आर्टरी और वेन्स नाम होता है, इनके थ्रू आती जाती है। जब हम बचपन में होते, छोटे होते हैं, तो हमारा ग्रोथ चालू हो जाता है और हमारा ग्रोथ कब तक होता है, 18 ईयर्स तक। तब तक हमारे बॉडी में जितना भी फैट होता है, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ में यूज़ होते रहता है। जैसे ही हम 18 के बाद या फिर थोड़ा और यंग हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है ना वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही होती, हमारी बॉडी नहीं बढ़ रही होती, कुछ नहीं हो रहा होता है, राइट। तो नॉर्मल चीज़ें हो रही होती हैं, ऑर्गन काम करने में, तो उतना फैट यूज़ नहीं होता। बट हम जैसे बड़े होते हैं हम खाना भी ज़्यादा चालू कर देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो फैट जो यूज़ हो जाता था पहले, अब वो यूज़ नहीं होता है, अब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और वो स्टोर हमारे चेस्ट रीजन में ज़्यादा करके होता है। तो चेस्ट रीजन में ही हमारा हार्ट होता है और वहीं हमारी आर्टरीज, मतलब जो नस है हमारे हार्ट को कनेक्ट करती है, ब्लड लाती है, ऑक्सीजन, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन आता है हमारे हार्ट में, वो थोड़ा थोड़ा वो वेन, जैसे ये नस है, अभी नस धीरे धीरे इसके ऊपर भी फैट डिपॉजिट हो रहा है, नीचे भी फैट डिपॉजिट हो, तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, दोनों फैट के वजह से चिपकने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फैट, कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं हम इसको। हमारे हार्ट के पास, चेस्ट के पास काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। अब ये फैट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसी की ये मेन रीज़न है क्यों लोगों को हार्ट अटैक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम वो देखने जा रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है।
टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है हार्ट डिसीज के बारे में। एफिशिएंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई टू द हार्ट। अब बच्चों समझो, ये हमारा वेन है जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब इससे ब्लड सप्लाई हो रहा था हमारे हार्ट को। अब ये जो है ना, यहाँ पे फैट डिपॉजिट होने लग गया। कहाँ पे? क्योंकि हमारी ग्रोथ हो चुकी है, हमारा ग्रोथ हो चुका है, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैट डिपॉजिट होने लगा है। तो अब क्या हो रहा है, फैट की वजह से नीचे दब रहा है, ठीक है। जैसे ये नीचे दबेगा वैसे ही अब जो यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा था हार्ट तक, ये हमारे ऑर्गन के साइड का है और ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इस साइड जा रहा था हार्ट के पास, तो अब क्या होगा, इसके जाने की जगह कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ब्लड सप्लाई। अब ये जो हमारा ब्लड यहाँ से वहाँ आराम से जाता था, अब इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जाने में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, क्या ब्लड डिक्रीज हो गया, और ब्लड के साथ में हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी जाता था। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस, मतलब जो हार्ट का काम करने का वो होता है ना, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होता वहाँ पे, और देयर बाय ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है और न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट नहीं हो पाता, सप्लाई टू द हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क। अब इसकी वजह से आप खुद समझ सकते हो कि इसकी वजह से इस वेन पे और हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और जब ये प्रेशर पड़ता है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। और ये ज़्यादा काम करने की वजह से हमारे हार्ट पे स्ट्रेस आ जाता है, और जैसे ये स्ट्रेस आता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और जब ये नर्व बहुत 70% से भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, तब हमें हार्ट अटैक आ सकता है। अब हार्ट अटैक आने का क्या रीज़न हो सकता है? स्मोकिंग या फिर अल्कोहल जो ड्रिंक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनको ये बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है बच्चों। सेकेंड रीज़न इज़ डायबिटीज़। जिसको डायबिटीज़ होता है या फिर ब्लड प्रेशर होता है, उनको भी हार्ट अटैक आना बहुत जल्दी पॉसिबल है। अगर उनका शुगर 400 टू 500 के बीच के रेंज में आ गया या फिर 500 से और ज़्यादा हो गया, तो उनको किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। हाइपरटेंशन, अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हमारी हार्ट बीट ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी को उतना प्रॉपर। ओबेसिटी, एज आई टोल्ड यू कि वो फैट डिपॉजिट की वजह से हमारा नर्व जो है वो दबते रहता है। तो ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ओबेस है, तो इससे हमें क्या होगा, हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, और इसी की वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी वो जो फैट स्टोर हो रहा है उसको यूज़ करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करेगी हमें वो एक्सरसाइज करने के लिए। बट अगर आप वो करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे और फैट डिपॉजिट होगा, और जैसे जैसे फैट डिपॉजिट होगा वैसे वैसे हम ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे, ठीक है। हेरिडिटी भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आपके मॉम डैड को या किसी के भी मॉम डैड को अगर कभी भी हार्ट अटैक आया, एक आया, दो आया, जो भी है, या मॉम को आया, किसी को भी आया, तो उसके बच्चों में से किसी को भी होना पॉसिबल है। अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक को शायद हो जाए या 2 को शायद हो सकता है। हेरिडिटी भी रिस्पॉन्सिबल है, रीज़न हो सकता है। अगर मॉम डैड में से किसी को है तो बच्चों को भी इन फ्यूचर जब वो बड़े हो जाएंगे या थोड़े और मतलब मोर देन आई फील 30 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद चांसेस उनके लिए भी हो जाता है। अब हम सिम्टम्स देखते हैं, क्या सिम्टम्स दिखते हैं हार्ट अटैक के पहले, ठीक है। तो बच्चों, सीवियर चेस्ट पेन, इतना ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, हमारे ये हाथों में पेन होता है और हमारे फिंगर्स में पेन होता है। किस फिंगर में पेन होता है? हमारे रिंग फिंगर में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि हमारा रिंग फिंगर का नर्व हार्ट से कनेक्टेड होता है, तो हमें बहुत पेन फील होगा पूरे हाथ से हमारे शोल्डर तक, ठीक है बच्चों। और चेस्ट में भी सबसे ज़्यादा हमें पेन फील होगा उस टाइम पे। क्रैम्प्स आएंगे हमारे हाथों में, हमारे हाथ एकदम क्रैम्प, मतलब हमें एकदम क्रैम्प आने लगे हमारे हाथों में। और अनईजीनेस,
हार्ट अटैक आने के पहले लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारा हार्ट प्रॉब्लम में तो हमारी बॉडी भी तो सफ़र करेगी, तो हमारे अंदर अनईजीनेस आ